अस्सलाम वालेकुम। बिन्स प्लस की स्पेशल बजट ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपके साथ महानूर अली और मेरे साथ हैं अली नासिर। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 3 जून को अवाम के सामने जो वफाकी बजट पेश कर दिया गया और कौमी असम्बली में अभी भी वफाकी बजट पर जो बहस हो रही है, जबकि हम देख रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, और सिंध का बजट भी आ गया है। और आपको भी मालूम है कि सिंध का बजट हो या वफाकी बजट हो, कहते यही हैं अली कि नंबर्स की गेम है और या अदाद शुमार का गोरख धंधा है। देखना यह है कि करोड़ों अरबों रुपए का जो बजट आता है तो उसमें जो डेवलपमेंट का बजट रखा गया है वो नज़र कहाँ आता है। अगर बात करें इसी तरह एजुकेशन की, वो कहाँ नज़र आता है, और साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें और सेहत की बात करें तो इसमें भी ये देखें कि कहाँ वो नज़र आता है और कहाँ होना चाहिए। अभी तक हमें कहीं नज़र नहीं आता। इस सबसे जो है आप भी इसको यकीनन इसके साथ साथ बराबरी कर शरीक होंगे। और मैं चाहूँगी कि इसी पे आज हम बात करें। अली, हमारे जो मेहमान हैं उनका पहले तारुफ करवा दें, क्योंकि सिंध का बजट हो या वफाक का बजट हो, सबको ये कहना पड़ता है कि किसी को उससे कोई सरोकार नहीं होता। आखिर में क्या ये डिबेट का हल निकलेगा, देखते हैं यही है या नहीं। हमारे जो मेहमान हैं पहले उनका तारुफ आपसे करा दें। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त नासिर महमूद साहब, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट KCCI। अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब। और हमारे साथ मौजूद हैं HM शहजाद साहब, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर्स एसोसिएशन, और उनके साथ हैं अनवर काशिम मुमताज़ साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट टैक्स बार। अस्सलाम वालेकुम। आप तीनों को खुशामदीद कहेंगे। और अली, पहले तो यही कि सिंध काबीना ने 8 खरब 69 अरब रुपए के जो बजट है इसकी मंजूरी दे दी है। क्या थोड़ा सा लोगों को बताएं कि इसमें कौन कौन से मंसूबे शामिल हैं? जी, मैं ये तफसीलात पढ़ ही रहा था और मैंने भी यही सोचा था कि अभी इसको डिस्कस करूं। शुरू में आपने बड़ी खूबसूरत तमहीद बांधी, बड़े शाइस्ता अंदाज़ के अंदर। काश हमारे पार्लियामान के लोग भी आपकी तरह शाइस्तगी की तरह से गुफ्तगू करना के तरीका सीखें। अभी तक वफाक के अंदर जो आप जिक्र कर रही थी, वफाकी बजट जो है वो तो एक दूसरे को नेम कॉलिंग और और माफ़ी तलाफ़ी में ही लगा हुआ अभी तक, और आवाम की किसी को कोई परवाह नहीं है। ज़्यादा यही हो रहा है कि ज़राई शोबे में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी किसके नाम के साथ ज़्यादा मंसूब की जा रही है और कौन उसकी माफ़ी तलाफ़ी कर रहा है। बड़ी शर्मिंदगी की बात है जब कौम जो है वो भूखी है, गुरबत की लकीर और ख़त इफ़लास से नीचे है। यहाँ पर चंद अहम नुकात हैं जिनकी जानिब में देखूँ सिंध बजट के अंदर। जैसे आपने तखमीना तो पूरा बता दिया, मुजव्वज़ा बजट की जो 8 खरब और 69 अरब, सही कह रहा हूँ जी? बिल्कुल, माजरत, ये 59-69 के अंदर मैं गलतियाँ करता रहता हूँ। K4 मंसूबा आपको पता है जो कि कराची के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है और पता नहीं कब से बन रहा है, बनता ही जा रहा है, बस बनने में ही नहीं आ रहा। मेरे बचपन में भी बन रहा था, मेरी जवानी में भी बन रहा था, मेरे मतलब ये उधेड़ उम्री बढ़ापा न गई, मेरी उधेड़ उम्री में भी बन रहा है। इसके लिए 6 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। इन 6 अरब रुपयों के अंदर मैं आपको हकीकतन बता सकता हूँ कुछ भी नहीं होगा K4 का, लेकिन फिर भी चले मुख्तस कर दिए तो कर दिए। महकमा ज़राअत के लिए, यानी कि जो शोबा हमारे यहाँ एग्रीकल्चर का है जिसने नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है वफाकी सतह के ऊपर, हमने शुमारियात के शोबे में देखी 17.13 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा वर्क्स एंड सर्विसेज, यानी कि जो काम करती है हुकूमत, आपको पता है हुकूमत बहुत सारे काम करती है और दोनों हाथों से हमारी आवाम की खिदमत करती है, उसके लिए कितने पैसे रखे हैं जनाब वाला इन्होंने? 26.09 अरब रुपए इन्होंने रखे हैं। बढ़िया अमाउंट है। HM शहजाद साहब, मुमताज़ साहब बड़े गुस्से में लग रहे हैं, लेकिन अभी खैर इनसे पूछेंगे। महकमा सेहत के बारे में आप पूछ रहे थे जनाब, ये 79 अरब रुपए मुख्तस किए हैं, तजवीज़ की है, अभी तो खैर मनवा लेंगे, अक्सरियत है इनकी। और ख़िदमात पर सेल्स टैक्स जो कि आप सब पे लागू होगा किसी न किसी तरीके से, बिलवास्ता या बिलावास्ता तौर पर, इसकी मद में आपसे 78 अरब रुपए हम ले लेंगे। यानी इतना बड़ा इदारा बनाया है, सब कुछ किया है, सिर्फ 78 अरब निकालेंगे कराची और पूरे सिंध से। बजट खसारा जो है वो 10 से 15 अरब रुपए होगा। ये बड़ा बेहतरीन है भाई, सब बेहतरीन परफेक्ट बजट बनाया है, सिर्फ 10 से 15। सूबे की मजमूई आमदनी का तखमीना 8 खरब 40 अरब रुपए से ज़ायद होगा। अभी इसको ट्रांसलेट मुझे करना पड़ेगा, तो अंग्रेज़ी के अंदर इसका मुख्तलिफ़ किस्म का जो मैट्रिक सिस्टम के हिसाब से कुछ और होगा। बजट में 40,000 से ज़ायद असामियों भर्तियाँ करना बहुत ज़रूरी है, वो भी अपने मनपसंद होगा, अपने मनपसंद। हाँ, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स भी होंगी, ज़्यादा मेजॉरिटी है जो अपॉइंटमेंट्स हैं इनकी। चलिए, बजट में कोई नया टैक्स आयद नहीं होने का इम्कान, अच्छी चीज़ भी है, बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। हाँ,
और सबसे बड़ी बात, अभी एजुकेशन का हम जब जिक्र कर रहे थे प्रोग्राम से पहले, उसमें 150 कहा गया है। मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा सिंध के बजट में एजुकेशन पे ही गालिबन 25 से 30% तक रखा जाता है, लेकिन जो हालात हैं, जो अभी कुछ दिनों पहले हम खबरें सुन रहे थे, घोस्ट स्कूल हैं, कहीं पे छत है तो फर्नीचर नहीं है, फर्नीचर है तो छत नहीं है, उसी पे शुरू कर देते हैं, यहीं से बात करते हैं। नासिर साहब, क्या तो कुछ भी नहीं है, कहीं पे तो कुछ भी नहीं है, पेपर के ऊपर सब कुछ ले लिया जाता है, यही वो घोस्ट स्कूल है। तो ये सब जाता कहाँ है, सवाल यही है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया मुझे अपने प्रोग्राम में। देखें जी, बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं वो आपकी हेल्थ एंड एजुकेशन है। सही। और हम ये देखते हैं कि अगर फेडरल को भी देखा जाए और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को देखा जाए, जिस हुजम का ये लोग बजट अपना पेश करते हैं, उसके अंदर जो ये हेल्थ एंड एजुकेशन के जो उनका डिवीज़न होता है वो बिल्कुल भी ना होने के बराबर होता है वो। और अब आप ये देखें, तकरीबन जैसे अभी अली ने भी बताया कि तकरीबन 870 अरब रुपए के करीब ये बजट आज देने जा रहे हैं। उसके अंदर जो हेल्थ के ऊपर बताया वो तकरीबन 79 अरब के करीब है, और जो एजुकेशन के ऊपर है 150, और डेवलपमेंट का बजट जो है 225 अरब रुपए के करीब रखा गया है, जिसमें कराची के कुछ 12-14 मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें K4 की बात है। बेसिकली बात यही है कि सबसे पहले तो जो आपकी बेसिक नेसेसिटी है, जो आम आदमी की परेशानी है, अगर आप कहीं हॉस्पिटल्स में चले जाएं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाएं और वहाँ पे आप हाल देखें। अभी पिछले दिनों मैं एक वीडियो भी देख रहा था, चूँकि सोशल मीडिया के ऊपर आजकल बड़ी ऐसी चीज़ें आ रही हैं, जिसमें वो था तो खैर पंजाब गवर्नमेंट के लिए, और वहाँ के एक हॉस्पिटल का मंजर पेश किया गया था उसके अंदर, और लिटरली उसमें ये था कि एक बेड के ऊपर 3-3 पेशेंट्स लेटे हुए थे। यही हाल हमारे स्कूलिंग का है, हमारी एजुकेशन का है, कि जो आपने एक तो घोस्ट स्कूल्स की बात की और ये सारी चीज़ें कि आप वहाँ पे नाम दे देते हैं और होता कुछ नहीं है वहाँ पे। जो वडेरा है या ज़मींदार है उसके मवेशी वहाँ पे बंधे हुए हैं और स्कूल की ताके बनी हुई और ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। तो ये कौन कंट्रोल करेगा? आपने मैंने ये चीज़ें नहीं करनी। जिसके पास अथॉरिटी है, जो ये एलोकेशन कर रहा है, जो जिसने ये तमाम जिसके पास अथॉरिटी है काम करने की, उसको ये चीज़ करनी है। लेकिन बात वही है कि हमारे यहाँ वो कल्चर नहीं है कि बस हम चेक एंड बैलेंस नहीं है किसी बात का। हम ये कहते हैं कि जी ऊपर के लेवल के ऊपर जो लोग बैठे हैं वो ठीक होंगे, वो समझदार लोग हैं, इसीलिए ऐसे बजट्स देते हैं। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन भी उन्हीं का काम है, हम समझते नहीं हैं। इम्प्लीमेंटेशन भी उन्हीं लोगों का काम है, हकीकत कुछ और है, क्योंकि अथॉरिटी वो हैं। इम्प्लीमेंटेशन भी वही लोग करवा सकते हैं, हम लोग नहीं करवा सकते। हम लोग उसको सिर्फ पॉइंट आउट कर सकते हैं उन चीज़ों को। ये बात अहम की है इन्होंने। तो HM शहजाद साहब के साथ भी इसी मौजू के साथ मैं जाना चाहूँगा, लेकिन एक और जाविया आपके सामने पेश करूँगा। दरअसल बात इन्होंने की अकाउंटेबिलिटी की। हमारे यहाँ जनरली अकाउंटेबिलिटी या एहतसाब का निज़ाम नहीं है। मैं उस एहतसाब की बात नहीं कर रहा जिसमें लोगों की पकड़ दकड़ होती है, और जैसे प्रोग्राम से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे, लोगों की पानी की टंकियों और घरों से पैसे मिलते हैं। ये शोबा तालीम हो या शोबा सेहत हो, इसमें भी इसी तरह है। सिंध में भी लोगों ने पैसे चूल्हों में जलाए हैं, आपको पता है। जब घर पे लोग आए, पता आपको होगा। तो ये जितने पैसे लिखे हैं, ये खर्च भी होंगे कि नहीं? असल में हमारा रोना यही रहा है सारी ज़िंदगी भर। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती, ये बजट ये लोग दे देते हैं, वो पैसा लगता कहाँ है? असल तो बात ये है कि वो पैसा लगे और नज़र आए। एजुकेशन के ऊपर बड़ा फिगर है इस दफ़ा 150 अरब का। तो हमारी तालीम का मेयार क्या है, कभी किसी ने सोचा? हमारे स्कूलों का मेयार क्या है, कभी किसी ने सोचा? यानी इतनी बुरी हालत है, इतनी बुरी हालत है कि जिन लोगों को तालीम चाहिए तो उनको तालीम नहीं मिल रही, और जहाँ तालीम की बात की जाती है तो वहाँ स्कूलों का वो हाल है कि बहुत बुरा हाल है। अच्छा, कहीं पर तो स्कूल और तालीम नहीं है और पेपरों के ऊपर सारी चीज़ें हैं। अच्छा, ये हुकूमत ने जो अपना बजट पेश किया है, आपको पता है पिछले 15 साल से तो मैं इन्हीं को देखता चला आ रहा हूँ कंटिन्यू, ठीक है ना? मौजूदा। तो ये मैं अगर कहूँ कि 14वां या 15वां या 12वां या 13वां इनका बजट है, तो ये बात गलत नहीं होगी। पहले बजट से लेके और आज तक कहीं कोई तालीम के अंदर बेहतरी नज़र आती है? इन्होंने पंजाब हुकूमत की बात की
सेहत के हवाले से अब्बासी शहीद की हालत क्या है, जो अपने ज़माने का टॉप क्लास सिविल हॉस्पिटल जो कराची का है, वो पाकिस्तान का नंबर 1 हॉस्पिटल हुआ करता था। आज आप प्लीज़ अगर वहाँ जाके देखें, अपने कैमरे ले जाएं, आपका दिल नहीं होगा पाँव रखने का। वो गरीब लोग कहाँ जाएं जिनके पास लोगों को डॉक्टरों को फीस देने के लिए पैसा नहीं है। तो आखिरकार हुकूमत का काम, सिंध गवर्नमेंट का काम यही है ना कि और बेसिक नेसेसरी जो हमारे लिए है तालीम, सेहत, बिल्कुल दुरुस्त कहा, और वो हमारे पास ना हो तो लोग क्या करेंगे, बद्दुआएं देंगे। अच्छा, बद्दुआएं भी नहीं लगती इनको, ये बड़ी पता नहीं कौन से इनके पीछे बाबा बैठे हैं कि वो बद्दुआएं का कटाव कर लेते हैं। ये भी आपसे जानते हैं। अनवर काशिफ साहब आपकी तरफ आते हैं। तमाम सूबों के में जब हम सिंध की सूरत हाल देखते हैं तो सबसे कहते हैं ख़राब है, तालीम है, सेहत है, डेवलपमेंट है, सबका बजट रखा जाता है। अभी देखें किस तरह बढ़ाया भी गया है। अभी एजुकेशन की बात हो रही है तो उसमें भी ये जाता कहाँ है? बहुत शुक्रिया आपका। बेसिकली मैं पहले बात ये करना चाहूँगा कि ये जो सूबों के पास बजट बनाने की जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, इससे पहले कभी नहीं होता था। ये 4 साल से शुरू हुआ है। क्यों हुआ है? 18वीं तरमीम के बाद। 18वीं तरमीम क्यों लाई गई? वो क्या गया, लोगों को एम्पावर करने के लिए जी सियासी तंजीमों ने एक बैठ के एक डॉक्यूमेंट बनाया और 18वीं तरमीम लाई। अब वो आ गई सूबों के पास पावर का क्या फ़ायदा हुआ? लोगों के पास लोग फिर पावरलेस हैं, लोगों के पास फिर वही मसाइल हैं। अब इशू ये है कि हमारे जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो पार्लियामेंट है, चाहे वो सूबाई पार्लियामेंट हो या वफाकी पार्लियामेंट हो, उसका काम है लेजिस्लेशन करना। लेजिस्लेशन की इनको अलिफ बे नहीं आती अनफॉर्चुनेटली। अगर आप ये देखें, जो बात हो रही थी, अली ने बात की कि वफाक में जो एक दूसरे के खिलाफ बातें हो रही हैं, बजट डॉक्यूमेंट पहले किसने डिस्कस किया, उसके बाद कोई कंसेंसस डेवलप हुआ, कोई उस पर डिलिब्रेशन हुई, उसके बाद एक डॉक्यूमेंट बनता है। किसी भी छोटी से छोटी कंपनी में बात कर लें, बड़े से बड़ी इंटरप्राइज में बात कर लें, वहाँ पे पहले एक आप अपने पास के हिसाब से, फ्यूचर की विजन के हिसाब से आप एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं और उसके बाद उस पर डिलिब्रेशन करते हैं। इनको पता ही नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट जो है वो आज तक उसके अंदर रिबन तक बंधी हुई होती है, वही रखी हुई होती है। अगर आप वीडियो देखें तो वो खोल के भी नहीं देखते, तो इनको अंदाजा ही नहीं है कि लेजिस्लेशन क्या होती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि देखें, जो टैक्स, जब आप बजट की बात करते हैं ना और टैक्सेस की बात करते हैं, तो बात ये होती है कि टैक्सेस क्यों दिए जाते हैं। टैक्सेस दिए जाते हैं आपको एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। सही। अब इस वक्त एक नई इकोनॉमिस्ट कॉन्सेप्ट आ गया है, वो ये आया है कि टैक्सेस जिस मुल्क में भी सही तरह नहीं दी जाएंगे, वहाँ पे अमीर अमीरतर होता जाएगा, गरीब गरीब तर, क्योंकि अमीर से टैक्स लेके गरीब को वो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। और ये हमारे यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अभी स्विट्जरलैंड में एक बिल पेश हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि जी टैक्सेस के हमारे पास इतने पैसे जमा हो गए हैं कि हम लोगों को $2,500 पर मंथ देंगे, जबकि वो बिल अप्रूव नहीं हुआ। लेकिन ये है कि इस लेवल तक जो है ना डेवलप कंट्रीज पहुंच गए। उन्होंने कहा आप ले लो हमसे, इन्होंने कहा हमने नहीं लेने। वो इस लेवल तक पहुंच गए और हम आज बात कर रहे हैं कि ये क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। जहाँ तक स्कूलों की बात है, स्कूल आपको इंटीरियर जाने की जरूरत नहीं है, सदर में चले जाएं। ऐसे स्कूल में जानता हूँ जहाँ पे 15-15 साल से लाइट नहीं है, ठीक है। तो वो मतलब ऐसी जगह है जिनमें शर्म आती है हमें कि मतलब ये जो है कराची शहर जिसको डेवलप हो गए, और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ उनकी नहीं है, जिम्मेदारी हमारी भी है। हम लोग खामोश बैठे हुए तमाशा यहाँ बैठ के डिस्कस करते हैं और हम लोग कुछ नहीं करते। तो ये बेसिकली हमारी भी जिम्मेदारी है। हम कर सकते, देखे ना नासिर साहब ने बताया, हम कर नहीं सकते। नहीं कर सकते या नहीं कर सकते, वो अब वो देखे ना, अगर एक प्रोसेस है, जो भी मैं कह रहा हूँ कि हम नहीं करते या कर सकते हैं, जो भी बात है। लेकिन बात यह है कि ये जो है शहर कराची, जिसको कॉस्मोपॉलिटन शहर कहा जाता है, दुनिया का 5वां बड़ा शहर कहा जाता है, वहाँ पे आपको ऐसी हालात हैं कि लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, लोगों को पीने के पानी नहीं है, लोगों को तालीम नहीं है, लोगों को सेहत नहीं है। तो ये मसाइल हैं। अब बजट से किसी को क्या फर्क पड़ता है कि 800 खरब का बजट है या 900 खरब का बजट है, इससे लोगों को अभी अली अनवर साहब ने कहा कि हम कर सकते हैं कुछ, तो कोई ऐसी सजेशंस जो आप कहना चाहते हो जो हम लोग कर सकते हैं? क्योंकि हम जितने इस वक्त बैठे हैं, हम लोगों का यह ख्याल है कि जो ऊपर से जो इस तरह काम शुरू होता है, तो जब जाके जो है, जब तक वो लोग ठीक नहीं होंगे, बाकी क्या कहेंगे? देखिए, मेरे हिसाब से दुनिया में एक नया तो नहीं है, पुराना कॉन्सेप्ट है, लेकिन
वो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो लोग बिजनेस में हैं, जो लोग इस मुल्क से इस शहर से कमा रहे हैं, उनको कोई ना कोई जिम्मेदारी देनी चाहिए, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोशल जिम्मेदारी को देना चाहिए और आगे आना चाहिए। बहुत से लोग आगे आते हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि कराची में ऐसा नहीं होता काम, लेकिन ऑर्गेनाइज नहीं है मेरे ख्याल में। वो चीज़ नज़र नहीं आ रही, तो इसलिए लोगों को लोग अपने तौर पर ज़कात भी देते हैं, अपने तौर पर डोनेशन भी देते हैं, लेकिन उसको चैनलाइज करके एक ऐसा फोरम बनाया जाए या ऐसी कोई KCCI वाले बैठे ताकि वो जो चीज़ है ना लोगों को फैसिलिटेट हो। मतलब मेरा पॉइंट ये है, मतलब है। लेकिन दो बंदे एक इजाफा करने से इत्तेहाद की कमी, कौम को ले बैठी नेकी का काम करने बहुत सारे लोग निकले, कुछ ग्रुप हैं उसमें कुछ ताजिर भी हैं, सनतकार भी हैं, 2 दिन साथ चलते हैं, तीसरे दिन कहते हैं मेरी अना तुम्हारी अना से ज़्यादा बड़ी है, मेरी अहमियत तुम्हारी अहमियत से ज़्यादा बड़ी है। नासिर महमूद तुम उम्र में मुझसे छोटे हो, मैं उम्र में तुमसे बड़ा हूँ। नहीं, उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने इनको कहा होगा, मैं तो छोटा हूँ इनसे, मेरे बड़े भाई हैं। लेकिन ये है कि ये मसला बुनियादी होता है कि अना हमारी इत्तेहाद को, बुग़्ज़ हमारे इत्तेहाद को, और ये क्योंकि आपने बात की ये तो ये बड़ा अहमियत है इसको गुफ्तगू करना। मानूर ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। मसला यही है कि तासुब और गीबत, हसद, ये सब हमें ले बैठा, जिसके बारे में पहले भी बात करते हैं। बात आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बात की है। मैंने जो बेसिकली एक पॉइंट रखा था कि ये अथॉरिटीज़ का काम है कि उसको इम्प्लीमेंट करना, और चूँकि एलोकेशन उनके पास पैसा होता है, ज़ाहिर कलेक्टर होते हैं ना, वो कलेक्टर हैं, उनके पास हर चीज़ है, तो वो डिसीजन अथॉरिटी वो हैं। लेकिन हमारी जो सोसाइटी है उसको भी इसके अंदर बिल्कुल काम करना चाहिए, और मैं ये समझता हूँ कि इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर लोग काफ़ी काम कर भी रहे हैं। आईएम कराची आप लोगों ने शुरू किया था ना, मेरा कहना ये है कि ये चीज़ें कलेक्टिव बेसिस के ऊपर होनी चाहिए। ये बात जो अली नासिर ने की वो बड़ी ठीक है कि उसके अंदर हमारी भी कई जगहों पे ऐसा मसाइल आ जाते हैं कि अना का मसला आ जाता है कि जी आपने जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है। ये चीज़ें जब आप कोई वेलफेयर का काम करने चलते हैं या कोई ऐसी बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए काम करने निकलते हैं, तो उसमें आपको अपनी अना को पीछे छोड़ के काम करना पड़ता है। सही। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें बिल्कुल हमारी सोसाइटी को इसके अंदर बिल्कुल कलेक्टिव बेसिस के ऊपर मिल के काम करना चाहिए। जैसा कि ये अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात हो रही है और ख़ास तौर पे कराची की बात हुई। कराची का तो जी बिल्कुल ये है कि ये शहर आज से नहीं, जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से कहते हैं कि जी ये गरीब परवर शहर है, और ये पूरे पाकिस्तान के लोगों को अपने मतलब जो शहर है उसके अंदर समो लेता है ये। लेकिन इसको आज तक किसी ने ओन नहीं किया इस कराची को, सबसे बड़ा मसला ये है। और फिर वही बात आ जाती है अना की और वो तमाम सियासत की, पॉलिटिक्स की, तमाम मसाइल की, जिसकी वजह से ये, और हम आज ये कहते हैं कि जी कराची जो है सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर है और पूरे पाकिस्तान को चला रहा है वो। और बल्कि हमारे सिराज कासिम तेली साहब तो कहते हैं कि कराची मिनी पाकिस्तान नहीं, कराची ही पाकिस्तान है। तो उसका मेन ये जो स्लोगन है उसका मेन मकसद यही है कि पूरा टैक्स कलेक्शन आपका यहाँ पे है, इतना रेवेन्यू कलेक्शन है, लेकिन आप इसका हाल, आप ट्रांसपोर्टेशन का हाल देख लें यहाँ पे क्या हाल है। मैं आपको कुछ बताऊं कि लास्ट एक एग्जीबिशन थी, उसके ऊपर कुछ मेरे बाहर से चाइनीज़ मेहमान आए हुए थे, तो मैं उनको वहाँ एक्सपो से लेके होटल की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में मिनी बस के ऊपर लोग बैठे हुए थे, छत के ऊपर लोग बैठे हुए थे, और कोई एक मिनी बस नहीं थी, जितनी गुजर रही थी सबके ऊपर लोग बैठे हुए थे। अब वो उनके लिए बिल्कुल एक ऐसी अजूबा चीज़ थी कि ये हो क्या रहा है, कि ये क्या मतलब ये या तो फॉर द फन ये बैठे हुए हैं या क्या है। और फिर मैं उनको जाहिर है कि अपने मुल्क की कोई ख़राब बात तो नहीं कर सकता था, फिर आपने क्या कहा? दे आर एंजॉइंग फ्रेश एयर। तो अब मैं क्या कह सकता था उन्हें, ये बताइए। लेकिन बात ये है कि हम कब तक लोगों से और अपने आप से झूठ बोलते रहेंगे, कब तक अपने आप से झूठ बोलते रहेंगे। सही कह रहे हैं शहजाद साहब, इस तरह के बहुत से एक्सपीरियंसेस हम सबको रोजाना की बुनियाद पे होते हैं। असल में हम हक़ाइक़ के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, बात यह है बर्दाश्त, चाहे वो बिजनेसमैन हो चाहे हुकूमत हो। आज हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं
और अगर हम कोई अच्छी बात कर रहे होंगे और वो हुकूमत को नागुज़िर या उसे समझ में नहीं आई, तो हम तीनों में से एक के पास जो है वो ज़रूर इनकम टैक्स का या किसी और का या FIA का, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। हम, मेरा ख्याल है, थोड़ा सा हट गए और हम चले गए मेरे ख्याल से उन बातों की तरफ जो हमारा ज़ाती फ़ेल है। आज हम बात करें इस बजट के हवाले से, हमें इस बजट को टारगेट करना और उनको बताना है कि हुकूमत वक्त, हुकूमत सिंध, ये जो बजट तो लेकर आ गई है, पैसा भी हमारा ही है ना, ये पैसा किसका है? ये हमारे ही पैसों से, हमारे ही टैक्सों से ये ऐवान में बैठे हैं, सारे तनख्वाहें ले रहे होते हैं, कर क्या रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। मर कौन रहा है बिजनेसमैन, डूब कौन रहा है अवाम। आज हमारे शहर की हालत या हमारे सूबे की हालत बहुत अच्छी नहीं है नासिर भाई, अली भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत बुरी हालत है। आज अच्छी तो लगाने इन्होंने कहा कि जी अपनी जिम्मेदारी, हम अल्लाह के करम से जिम्मेदार लोग हैं, ये जो बैठे हुए हैं या ये जो हमारे नाज़रीन सुन रहे हैं, सारे टैक्स देने वाला जिम्मेदार है ना। वो चाहता है कि मुल्क को चले, लेकिन वो पैसा लग कहाँ रहा है, वो किसकी जेब में जा रहा है, वो किसके पानी के टैंक से निकल रहा है, वो किसकी गाड़ियों की डिग्गी से निकल रहा है। सवाल होता है कि फिर टैक्स तो दे रहे हैं वो, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं है, उसका इस्तेमाल। अच्छा, उनको चेक एंड बैलेंस करने वाला कौन है? चले जी, हमें तो चेक एंड बैलेंस करने वाली हुकूमत बैठी हुई है, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट है या वफाक है। यही बात जो कि हम नहीं कर पाते। बात यही है कि बात यह है कि हुकूमत को वक्त को बताया जाए। आज ज़रूरत है कि जनाब, ये आप गलत काम कर रहे हैं, आप अपनी आवाज़ तो ऐवान तक पहुँचा दें। वो करना ना करना उसके पास है, लेकिन उसके बाद भी एक हुकूमत है ना अल्लाह ताला की, तो उसकी तो फिर लाठी ऐसी है कि वो ज़िंदगी भर याद करेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ आज अगर हमारा बिजनेसमैन, चाहे वो कराची का है, सिंध का है या पाकिस्तान का है, हमें आज सोचना है, इस मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमने इस मुल्क को क्या दिया है, और जो ये लुटेरे डाकू बैठे हुए हैं ये क्या कर रहे हैं। हमें ज़मीनी हक़ाइक़ के ऊपर बात करनी चाहिए। आज मैं समझता हूँ कि तालीम के ऊपर एक अच्छा बजट, अच्छी रकम रखी गई है। क्या ये उसी पे खर्च होगी? सवाल यही है, असल बात ये है। आज क्या ये उसी के, हमें ये टारगेट करना चाहिए 150 अरब। ये इनके, मेरे मुंह से लफ्ज़ निकल रहा है, ये इनके बाप का पैसा नहीं है, हमारा पैसा है, पाकिस्तानियों का पैसा है, सिंध वालों का पैसा है, कराची वालों का पैसा है। तो कम से कम ये चीज़ों को टारगेट उसी चीज़ पे खर्च होना चाहिए। पिछले साल के बजट के पैसे वो बता रहे हैं कि जी वो खर्च नहीं हो सके, तो भाई खर्च नहीं हो सके वो कहाँ है? वो तो दिखाएं अपने बजट के अंदर कि पिछले साल खर्च नहीं हुए। वो ज़रूर किसी की टंकी से निकलेंगे फिर। नहीं, मैं आपको देखें, आप शायद अनवर, हाँ, आप इनका एक्चुअली ये आप इनके मैसेज को समझ नहीं पाए। मैं थोड़ा सा समझ गया उनके मैसेज। इन्होंने ये कहा कि अकाउंटेबिलिटी सीख करने के लिए कलेक्टिवली जिम्मेदारी आती है कि कोई इनसे सवाल पूछे। इन्होंने बहुत अच्छी बात की, इनकी बात को मैं समझ गया हूँ। इनफिरादी तौर पर उन्होंने कहा कि यू कैन नॉट आस्क फॉर अकाउंटेबिलिटी और एनीथिंग। नहीं, मैं तो बिल्कुल मान गया, इनकी बात को समझ भी रहा हूँ, लेकिन वो पैसा लग रहा है किस जगह पे, उसके लिए तो कोई सिस्टम हो। वो नहीं सही लगता, नहीं सही लगता। उसकी वजह एक थोड़ी सी मैं भी बताता हूँ, फिर आप उस पर गुफ्तगू करें। प्रैक्टिस की जा रही है, ये क्यों ऐवान में बैठ के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है? तो वही बात है, ये तो है रिवायत है, इसको कायम रखना है। रिवायत, ऐसी रिवायत हो क्या फायदा, जिससे गरीब को फायदा ना हमारे साथ ये कहते हैं अली अनवर काशिफ साहब बैठे हैं, टैक्स बार के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं। आपसे बात करूंगी कि अभी ये आप पढ़ रहे थे कि इसमें बजट में टैक्स का कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे सिंध बजट में कुछ नए टैक्सेस बढ़ाए गए हैं, जबकि टैक्स अगर कोई देता है अदायगी पर मराद देने का भी ऐलान मुतवक्के, जिस तरह भी आप एक मिसाल दे रहे थे बाहर की, तो क्या इस पर कहेंगे? आप समझते हैं कि इस तरह मराद देंगे तो लोग आएंगे? देखिए, मैंने 4 चीज़ें कही थी, अगर वो 4 चीज़ें ही हुकूमत वक्त, सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत कर दे, तालीम, सेहत, ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 4 चीज़ें हैं जो कि जिम्मेदारी होती है टैक्स के ज़रिए। बिकॉज टैक्सेस क्यों दिए जाते हैं? सिविलाइजेशन के लिए। सिविलाइजेशन इन चारों चीज़ों से इंटरलिंक है। बात यह है कि सूबाई हुकूमत ने भी वही गलती की जो वफाकी हुकूमत ने की थी जब सेल टैक्स लेके आए थे। उन्होंने 17% पे सेल टैक्स लेके आए। 17% लोगों के मार्जिन नहीं होते। बाज़ बिजनेसेस में शुरू में लोगों के मार्जिन नहीं होते। आप 17% सेल टैक्स दे दो, अब लोग अपना बिजनेस चलाएंगे, आपको सेल टैक्स देंगे। यही गलती उन्होंने जब यहाँ पे सूबाई हुकूमत में जब लेके आए, तो इनको छोटे रेट से लेके आना चाहिए था, 3% पे लेके आना चाहिए था, सर्विस पे 2% से लेके आना चाहिए था, ताकि लोग इजीली उसको अडॉप्ट करते और फिर उसके बाद आपका बेस बढ़ता और फिर टैक्स रेवेन्यू जो है, जितना बेस बढ़ेगा उतना अच्छा निजाम टैक्स का होगा। बिल्कुल सही बात है। आपने वही 17% कर लिया, आपने अब लोगों को इवेजन इनवाइट किया। हाँ, अब लोगों को सर्विस इंडस्ट्री में लोगों के पास 17% का मार्जिन नहीं होता। आप बिजनेस की वायबिलिटी तो देखें, आप बिजनेस की
मतलब आप वायबिलिटी तो देखें, आप 4% से लेके आते हैं। यूके में जब वैट लगा गया था पहली दफा तो वो 4% से वैट लगा है, आज 22% पे है, क्योंकि वो पूरा जो है ना स्पेक्ट्रम जो है वो टैक्स नेट में आ गया है। तो आपको ग्राउंड रियलिटी समझनी चाहिए, उसके बाद अब मैं आपको बताऊं सबसे कम रेशियो किसका होगा इस मुल्क के अंदर अगर किसी तबके का जो कि वोट डालती है, वो है टैक्स पेयर तबका। बिल्कुल सही। जो डायरेक्ट टैक्स पेयर होगा ना, यकीन करें सबसे कम वोट वो डालता होगा। सही कर रहा है। ये एक फैक्ट है कि जो तनख्वाहदार तबका इस मुल्क में, अब वो कलेक्टिवली क्या पूछेगा। हमारे मुल्क का जो डिस्कनेक्ट है, मानून मैं आपसे भी कहूँगा, मैं मानू से भी कहूँगा, वो डिस्कनेक्ट ये है कि हमारे वोटर का डिस्कनेक्ट रूलिंग क्लास से, हमारे रूलिंग क्लास का डिस्कनेक्ट हमारी एजुकेटेड क्लास से है, हमारी एजुकेटेड क्लास का डिस्कनेक्ट ब्यूरोक्रेट से है। मतलब हर एक का आपस में एक डिस्कनेक्ट है। देयर इज नो कोहेशन, जिसके बारे में इन्होंने पहले कहा था, कलेक्टिव कलेक्टिव कलेक्टिव, ऑलवेज थिंक एज कलेक्टिव। इजमा की बात होती है लेकिन उस पर काम कोई नहीं होता। आप अपनी बात बढ़ाना चाहिए। हाँ, बेसिकली मैं कह रहा था, महातिर से पूछा गया कि आपने मलेशिया के जो है वो इंस्टीट्यूशंस को, जो तालीमी इंस्टीट्यूशन को कैसे बेहतर किया। उन्होंने कहा मैंने अपने बच्चों को बाहर पढ़ने नहीं भेजा। उन्होंने कहा आपने वहाँ के हॉस्पिटल्स को कैसे बेहतर किया। उन्होंने कहा मैं बीमार हुआ, मैंने इलाज मलेशिया, उससे पहले मलेशियन सारे बाहर इलाज कराते थे। उन्होंने कहा कि मैंने जो इलाज है अपना, जब मैं बीमार हुआ, मुझे हार्ट का वो हुआ, तो मैंने इलाज मलेशिया में कराया। तो उससे लोगों का ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन पे बढ़ा और फिर लोग बाहर जाना छोड़ दिया लोगों ने। इसी तरह तालीम के इंस्टीट्यूशन में लोगों ने, तो ये बेसिकली लीडरशिप होती है जो कि लीडिंग बाय एग्जाम्पल करती है। तो ये भी एक रोल लीडर का होता है जो कि हमें पता ही नहीं है कि क्या है। हमने किसी पार्टी को पकड़ लेते हैं, उसके जरिए पार्लियामेंट में आ जाते हैं, बस वहाँ पे वो कॉम्प्रोमाइजेज और चीज़ों को चल रहा होता है और बात आगे बढ़ रही होती है। अच्छा, यहाँ पे नासिर साहब यही सवाल आगे मैं बढ़ाते हुए आपसे पूछता हूँ। पहले मैंने वोटर परसेंटेज बताई, अब मुझे ये बताएं डायरेक्ट टैक्स पेयर में से कितने लोग हैं जिनके बच्चे जो हैं सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। डायरेक्ट टैक्स पेयर में से कितने लोग हैं जो सरकारी फैसिलिटीज़ का बाकायदा तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आपको खुद जवाब मिल जाएगा कि पढ़े लिखे तालीम याफ्ता लोग, और वो भी जिनको ये टैक्स चोर कहते हैं, वो आखिर टैक्स चोर तो मैं किसी को भी नहीं कहूँगा इस मुल्क के अंदर, क्योंकि फिर जिस तरह से चोर कह देते हैं इसका मतलब सारी आबादी चोर, क्योंकि ये कहते हैं नॉन फाइलर जो हैं वो ज़्यादा हैं, फाइलर कम। तो मेरी कौम चोर नहीं है, सॉरी मैं ये नहीं कह सकता, मेरी कौम चोर नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा। बेसिकली अभी टैक्सेशन की बात हो रही है इसके ऊपर, तो हमारा सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ हुआ है वो SRB के साथ है, सिंध रेवेन्यू बोर्ड के साथ। जब से ये 18th अमेंडमेंट आई है उसके बाद कई चीज़ें प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को ट्रांसफ़र हो गई फेडरल की तरफ से, लेकिन अभी तक ये फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आपस में कोई सिस्टम बना नहीं सकें कि वो टैक्सेशन वहाँ फेडरल भी ले रहा है और यहाँ पे भी वो चार्ज हो रही है। जो सर्विसेज की आपने जैसे बात की, उसके ऊपर हम ये कहते हैं कि ये सबसे पहले तो जब आपने 18th अमेंडमेंट ले आए तो उसके बाद तो आपको डबल टैक्सेशन को ख़त्म कर देना चाहिए। आपकी इस बात को हम कंटिन्यू करते हैं अभी यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक से आगे वापस बात हो रही है, स्पेशल बजट ट्रांसमिशन है। आज सिंध का बजट पेश किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि काबीना ने 8 खरब 69 अरब के मुजव्वज़ा बजट की मंजूरी दे दी। ये मुजव्वज़ा वैसे कितना मुश्किल सा वर्ड है, अली आप भी उस वक्त हो रहा था फंबल कुछ। K4 मंसूबे की बात हुई, महकमा ज़राअत की बात कर रहे थे, लेकिन अभी हमारे साथ जो गेस्ट है एक बार फिर उनका तारुफ करवा दिया जाए। हमारे साथ मौजूद हैं नासिर महमूद साहब, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट KCCI, और उनके साथ हैं HM शहजाद, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर एसोसिएशन, और अनवर काशिफ साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट टैक्स बार। आप सबका बहुत शुक्रिया कि ब्रेक में भी आप हमारे साथ रहे और हमने सारे ओवरऑल बातें हर एक पे कर ली हैं, लेकिन बात टैक्स की हर बार आती है। अली क्या बात है, क्या वो बात क्यों नहीं कंप्लीट हो पाती? SRB के बारे में बात तो कर रहे हैं, फिर बाद में देख लेंगे, नोटिस ना आ जाए। नहीं देख लेंगे, नोटिस आ भी चुके हैं। हाँ। लेकिन यही बात हो रही थी कि नोटिस से नहीं चलें, फिर इसीलिए तो वो कर रहे हैं। पढ़ भी जाता है, लेकिन ये कि वो एक बड़ी मशहूर बात याद आ गई। एक वकील थे हमारे मुल्क के, उन्होंने एक कहावत याद कराई थी, पंजाबी की नोटिस मिले कख ना है। खैर एक और बात है फिर, लेकिन बात ये कि ये बात हम कर रहे थे कि ये टैक्स निज़ाम किस तरह से सहल बनाया जा सकता है सूबाई सतह पर, और सूबाई और वफाक के जो आपस में एक टकराव था इस मौजू पर, उसका किस तरह से हल निकाला जाएगा या निकल आया है।
दोनों ब्रेक से पहले जैसे मैं बात कर रहा था कि डबल टैक्सेशन की 18th अमेंडमेंट के बाद अभी तक फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आपस में तय नहीं कर सकें कि कौन सा टैक्स प्रोविंस चार्ज करेगा और कौन सा फेडरल करेगा। इन्हीं मसाइल के अंदर जो आपके टैक्स पेयर्स हैं वो उनको रगड़ा लग रहा है ज़बरदस्त किस्म का, क्योंकि उनको डबल टैक्सेशन हो रही है। ख़ास तौर पे जो ये सर्विसेज सेक्टर की आपने बात की, इसके ऊपर आपका वहाँ पे फेडरल भी उसका इनकम टैक्स ले लेता है, वहाँ पे विदहोल्डिंग ले लेता है, और यहाँ पे भी उसके ऊपर टैक्स लगा दिया गया है प्रोविंशियल के ऊपर। अब अभी 10-15 रोज़ पहले मुराद अली शाह साहब कराची चैम्बर भी तशरीफ़ लाए थे और उनसे SRB के तमाम मामलात के ऊपर बात हुई, ये डबल टैक्सेशन के ऊपर बात हुई। उनका कहना भी अपनी जगह पे बिल्कुल बजा है। वो कहते हैं जी कि हम फेडरल को ख़त लिख के थक गए हैं, लेकिन हमें वो उसका प्रॉपर जवाब नहीं मिलता। हमारी मतलब हर 2 या 3 महीने के बाद एक उनसे मीटिंग होनी चाहिए, लेकिन वो 6-8 महीने हो गए हैं कि वो मीटिंग का टाइम ही नहीं दे रहे फेडरल वाले। ये उनका कहना था। अब देखें बात ये, इसके अंदर क्या हो सकता है, कोई पॉलिटिकल बात भी हो, तो उसको तो हम जो टैक्स पेयर्स हैं वो उसको पॉलिटिकली तो हमें कुछ किसी बात का नहीं पता। हमें तो अपने मसाइल से अपने मसाइल का हल चाहिए हमें। तो मैं ये समझता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट को बड़ा भाई होने के नाते, चूँकि बड़ा भाई घर को संभालता है और बाकी सूबे जो हैं वो छोटे भाई हैं, तो आप उनको टाइम दीजिए और उनके साथ बैठ के जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर आप बात करें। क्योंकि जो ये डबल टैक्सेशन हो रही है, इसके अंदर प्रॉब्लम तो टैक्स पेयर को हो रही है। सर्विसेज की बात आ गई। सर्विसेज जैसे इन्होंने कहा कि बड़ी अच्छी बात की काशिफ साहब ने कि आपको मिनिमम रेट के साथ टैक्सेशन स्टार्ट करनी चाहिए, लेकिन यहाँ आपने स्टार्ट ही 16% 17% से किया हुआ है स्टार्ट उसको। और कहना ये है कि ऐसे सेक्टर्स, सर्विसेज सेक्टर्स के ऊपर सेल्स टैक्स लगा दिया गया है जिनका सर्विसेज यहाँ पे है ही नहीं। वो अपनी सर्विसेज यहाँ पाकिस्तान में रेंडर कर ही नहीं रहे, जिसमें सबसे बड़ा इशू आजकल इंडेंटर्स का चल रहा है। इंडेंटर्स वो होते हैं कि जो आपके मतलब जो बाहर के सप्लायर्स हैं उनका माल यहाँ पाकिस्तान में बेचते हैं। तो जो यहाँ पाकिस्तान में बैठ के उनका माल बाहर वालों का यहाँ पाकिस्तान में बेच रहा है, तो उसका लिंक उस अपने बाहर के सप्लायर के साथ है, एक्सपोर्टर के साथ है। उसकी जो कमीशन एजेंसी रिलेशनशिप होती है, और उसने जो अपनी कमीशन लेनी है वो भी अपने सप्लायर से लेनी है, यहाँ लोकल कस्टमर से उसके ऊपर कोई उसका वो नहीं है। वो सिर्फ ये अपने जो फॉरेन सप्लायर है उसको वो सर्विसेज दे रहा है, उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया गया है। और देखें इससे गवर्नमेंट का थी कि वो कम कर देंगे, कुछ हुआ नहीं सर, कम ज़्यादा की बात ही नहीं है। हम तो कहते हैं उसके ऊपर लगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक आपको रेवेन्यू इतना बड़ा उसका आता है। लोग अब क्या करेंगे, दूसरे ज़राए पर इस्तेमाल करेंगे ना। इतना बड़ा मार्जिन है नहीं उसके अंदर, इतनी बड़ी कमीशन वो होती नहीं है जिसके ऊपर आप 16% या 17% लगा दें। तो ये चीज़ें हैं जो देखने वाली हैं। उसके ऊपर मुराद अली शाह साहब के साथ बात हुई और उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी अच्छा रिस्पांस किया कि जी हम इसको देखते हैं बजट के अंदर। लेकिन अब देखते हैं जी कि बजट में क्या इंसेंटिव्स दे रहे हैं। कुछ सुनने में तो आ रहा है कि सर्विसेज सेक्टर के ऊपर कुछ इंसेंटिव देने जा रहे हैं। 26 एक्साइज और टैक्सेशन का एक मसला है, सॉरी थोड़ा अवामी मसला, वो ये कि गाड़ी जब हम ख़रीदते या बेचते हैं तो उसके अंदर जो सूबाई सतह के ऊपर मेरे ख्याल टैक्सेस का निज़ाम है, फेडरल सतह के ऊपर टैक्सेस का वो भी है। ज़रा दोनों का इम्प्लीकेशन और इम्पैक्ट बता दें और ये बताएं कि आप क्या तवक्को कर रहे हैं। बात ये है कि बहुत सारे टैक्सेस, पहले तो ये थोड़ा सा मैं इनकी बात को क्लियर कर दूं कि पिछले दिनों सिंध हाई कोर्ट ने ये फैसला कर दिया है कि ये टैक्सेस जो है वो सिंध गवर्नमेंट लेगी, विफाक नहीं लेगी। ठीक, तो ये डिसाइडेड हो गया है। अच्छा, अब जो अब आपने सवाल किया, तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो सिंध गवर्नमेंट जो है वो विफाक का रजिस्ट्रेशन की मद में पैसा लेके गवर्नमेंट को देती है। ठीक है, विफाक को देती है। इसमें भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं और एक अंदाजे के मुताबिक लोग जो हैं उस टैक्सेस की वजह से वो बलूचिस्तान और गिलगित बलूचिस्तान वहाँ चले गए गाड़ियाँ, क्योंकि वहाँ टैक्सेस नहीं हैं। तो कराची से लोग उस तरफ चले गए कि यार ये इतना टैक्स कैसे दें और इतने बड़े पैमाने। फिर फाइलर और नॉन फाइलर की बात भी आ गई। जी जी। अच्छा, बात यह है कि देखें अब जैसे कार डीलर्स के ऊपर भी ये खिदमाती वाला जो टैक्स है ये नाफिज किया गया है।
तो मुझे समझ नहीं आती कि हम बिज़नेस करते हैं, इनकम टैक्स दे रहे हैं, तो इस पर वो खिदमत कहाँ गई? हम तो खरीदो फरोख्त कर रहे हैं ना। हमारी गाड़ियाँ बाहर से आती हैं, सारी दुनिया को पता है हमारी गाड़ियाँ, तो मुझे समझ में नहीं है कि खिदमत कहाँ से आ गई। मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, मैं उसकी वजह बताऊँ ना। देखें, बात तो ये है बेसिकली डीलरशिप जो है ना, देखें खिदमत कहाँ है। जो ये गाड़ियाँ अखबारों में बिक रही है ना, वो खिदमत है, उस पर आप लें। जो घरों में बैठ के बेचते हैं लोगों की गाड़ियाँ, इनकी गाड़ी ली यार मैं बेच दूंगा, अपने घर पर अच्छा बंगला है अपने घर, वो खिदमत हो गई कि इनकी गाड़ी उसको दिलाई, दोनों से कमीशन ली और वो दे दे सिंध वाटर रेवेन्यू को। लेकिन जो गाड़ियाँ हम मंगा कर बेचते हैं या जो गाड़ियाँ हम बुक कराते हैं, वो तो उस पर सेल टैक्स भी कट रहा है, इनकम टैक्स भी कट रहा है, और पता नहीं कितना टैक्स कट रहे हैं। तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है, और इसके ऊपर हम नहीं तो क्या मतलब आप पे किस तरह से अप्लाई होगा? ये प्रोफेशनल टैक्स लगा रहे हैं आप पर, या ये खिदमत टैक्स ही कह रहे हैं, आप सर्विसेज टैक्स कह लें। वो 10% ये इन्होंने कह दिया कि जी अगर आप कमीशन ले रहे हैं, आपने इनकी गाड़ी बेची, इनको और इनसे पेमेंट करा दी, तो आप दोनों से जो भी कमीशन लेंगे, फ़र्ज करें कि 1000 आपसे लिए, 1000 आपसे लिए, इसका 10% ये आप दें वहाँ पर। तो ये बहुत ज़रूरी है हमें इनके साथ बैठ के ये बात करनी। थोड़ी देंगे वो, भाई देंगे ही नहीं मोटर डीलर, तो मुझे पता है। नहीं, मोटर डीलर तो नहीं देगा, वो तो आपकी बात सही है। फिर दूसरे लफ्ज़ भी आपके मुंह से निकलेगा कि कार डीलर तो देता ही नहीं है। नहीं, ये मैंने नहीं कहा कि कार डीलर नहीं देता, मैंने कहा मोटर डीलर ऐसे थोड़ी देगा। आप बताऊं कि कार डीलर जो ये इंपोर्टेड जो यूज कार बाहर से मंगा रहा है, आपकी इत्तला के लिए करके इस साल मैं आपको फिगर्स दे रहा हूँ, 40 अरब रुपए हम अभी तक दे चुके हैं। हमारा लोकल असेंबलर्स क्या कर रहा है? हमारा लोकल असेंबलर कर क्या रहा है? लूट मार के अलावा उस तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। हम दूसरी तरफ निकल जाएंगे। सिर्फ़ और सिर्फ मेरी सिंध गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि वो टैक्सीज़ जहाँ पर नाफिज नहीं होने चाहिए, जैसे अभी नासिर ने बात की, वो टैक्सीज़ जहाँ नाफिज नहीं होने चाहिए, आप लोगों को क्यों अपने खिलाफ खड़ा कर रहे हैं? लोग रोडों पर आएंगे, बहुत बुरी पोजीशन है, बहुत बुरे हालात हैं। तो आप सही कह रहे हैं शहजाद साहब के लोगों को क्यों खड़ा करें अपने खिलाफ, मगर यहाँ पे जो अपने लिए आप बात करें कि आप बात करना चाहते हैं, आपको से बात नहीं होती है, वो कौन सी ऐसी बात है जो आपको इससे क्या? नहीं देखें, बात होती है, बात होती है कि जी हमने नोटिस दे दिए हैं। अच्छा, अब बात ये कि नोटिस दे दिए, उसका जवाब से दिया ना दिया, उस पर पेनल्टी 1-1 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख रुपए उस पर पेनल्टी आ गई है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो लोग देखें ना, एक तो हमारे यहाँ कल्चर नहीं है, और अगर कल्चर अब लोगों ने, बिजनेस में उन्होंने अब जाना शुरू भी किया है, इनकम टैक्स में रहे, फिर सेल टैक्स में रहे, आस्ता आस्ता ही कोई चीज़ होती है। जैसे बड़ी अच्छी बात की इन्होंने कि 17%, 20% तो कारोबार में प्रॉफिट नहीं है, आप कम से कम नीचे से लेके चलते। सही। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं। आपकी इसी बात को आगे कर देते हैं अली के। इन्होंने कहा कि कल्चर नहीं है, टैक्स का कल्चर कैसे डेवलप होगा? क्या वही बात अली ने जिस तरह कहा, किस तरह इसको आसान और सहल बनाया जाए, कोई तरीका है क्या, या फिर इसी तरीके से आप डेवलप कर पाएंगे? दुनिया में कोई भी विलिंगली टैक्स नहीं देता, चाहे डेवलप कंट्री हो, सिस्टम उसको ड्रैग करता है। आपको सिस्टम ऐसे बनना चाहिए कि खुद लोग ड्रैग हों, और कोई भी विलिंगली नहीं देता। मतलब इसमें पाकिस्तानी कौम की कोई बुराई नहीं है, ये दुनिया में आप डेवलप कंट्रीज में चले जाएं। समझते हैं अभी जो सिस्टम बन रहा है, मराद देना, या फिर अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो इतना इस पे पाकिस्तान में टैक्स के निज़ाम को, मैं अली के साथ 2-3 प्रोग्राम में मैंने बात की, पाकिस्तान में टैक्स के निज़ाम को बेहतर करेंगे सिर्फ जो है इलेक्ट्रॉनिकली अगर आप सिस्टम को बेस कर देंगे तो पाकिस्तान का सिस्टम सही हो सकता है। इसलिए अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ डिक्लेरेशन पे लोग लिखते तो हैं कि हम ये जो लिख रहे हैं वो सही है और बिल्कुल है, लेकिन डिक्लेरेशन सही नहीं देते। ये विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी, मैं भी उसमें शामिल हूँ। बात ये हो रही है कि हम ये जो बात हुई कि फेडरेशन, वफाक और सूबे की बात हुई, तो इसमें एक सेकंड लेवल भी है, वो 2 सूबों के दरमियान भी तजाद है। अब मैं सर्विसेज यहाँ से लेके अगर वहाँ जाऊँ तो कहता है मुझे दे दो टैक्स, पंजाब कहता है, सिंध कहता है मुझे दे दो टैक्स। अब टैक्स पेयर जाए तो कहाँ जाए? ये आपने कोई टैक्स लागू किया है तो आपको उसके पहले उसकी वायबिलिटी बनानी चाहिए। आपको देखना चाहिए कि टैक्स पेयर कोई स्कॉन्डर थोड़ी है कि वो मतलब कोई चोरी करेगा। अगर उसने देना है पंजाब में देगा, लेकिन वो पंजाब वाला भी नोटिस दे रहा है और सिंध वाला भी नोटिस दे रहा है। तो ये भाम एक सेकंड लेवल भी इसका है जो इसको सॉर्ट आउट होना है। और वही वाली बात है कि कोई कलेक्टिव सोच नहीं है, इसलिए कोई नेशनल टैक्स पॉलिसी नहीं है, इसलिए ये मसाइल बढ़ रहे हैं। तो ये बेसिकली ये इशू है कि आपको जब टैक्स कोई भी निज़ाम भी लेके आना चाहिए, एक तो उसको सहल लेके आएँ और उसके अंदर इबाम नहीं होना चाहिए। आप इबाम रखते हैं उसके अंदर, उसके लोग वेस्टेड इंटरेस्ट जिनके होते हैं उसका फ़ायदा उठाते हैं, और फिर जो है वो निज़ाम जो है वो जो भी चीज़ होती है वो ख़राब होती चली जाती है, और उसका कोई रिजल्ट जो है ना वो आपको फ्रूट की सूरत में नज़र नहीं आता। इसीलिए कहा जाता है कि टैक्स का निज़ाम जितना आसान होगा उतना लोगों को समझने में आसानी होगी और उतना उसको कंप्लाइंस करने में आसानी होगी, और जितना आप उसको पेचीदा रखेंगे उतने उसमें मसाइल खड़े होंगे। असल में क्या है कि ये आमदन का जरिया है हमारे यहाँ ना टैक्स,
बहुत सारे लोग हैं हमारे मुल्क के अंदर के जिनकी आमदन का जरिया है टैक्स। उससे क्या होता है कि जो टैक्स आपने देना है उसकी मिस रिप्रेजेंटेशन आप करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग नहीं करेंगे तो उनकी जेबें भरेंगी। तो कभी भी नहीं चाहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम भी बनाएंगे तो इस तरह का पेचीदा बनाएंगे कि जैसे फेसबुक देख लें, ट्विटर देख लें, कैंडी क्रश देख लें, ये आसान है, ये अपने लिए रोज़ आसानियाँ पैदा करते हैं। आपके वाले जो होते हैं ना रोज़ मुश्किल पैदा करते हैं। जा वो वाला नंबर लेकर आ, जा ये वाला नंबर लेकर आ, जा वो वाले डेटा लेकर आ, जा ये वाला डेटा लेकर आ, जा वो वाला डिजिटल सिग्नेचर लेकर आ, जा वो वाली चीज़ लेकर आ। आज ये सब चीज़ें जमा हो गई, अब जा टैक्स कंसल्टेंट को जाकर पैसे देकर। ये सब सिस्टम का हिस्सा है सर। हकीकत जो है, बात जो है, फाइलर का क्या फ़ायदा कि उसकी कमान जो है वो आईटीओ या ईटीओ जो भी कहलाता है उसके हाथ में हो। फाइलर हूं मैं और मैं जो है वो अपना चेक करता हूं, उस पर मेरा नंबर नहीं आ रहा। फिर मैंने अपने वकील से कहा, बोला भाई बात ये है कि उसके लिए भी तो कोई तरीक़ेकार है ना। नहीं मैनुअल सबमिशन कर दिया, उसका लपू गया और 1 घंटे बाद बोला सर जरा चेक करें। लिफाफा मैंने भिजवा दिया था, मैंने 1 घंटे बाद चेक किया तो वो मैं उस पर फाइलर आ रहा हूँ। ये बात के बगैर तो हमारे मुल्क में कोई काम नहीं। लेकिन ये नहीं ना, ग्राउंड रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी है। फाइलर के हिसाब से ऐसा नहीं है। नहीं बिल्कुल है, मैनुअल सबमिशन हो सकता है, मैनुअल सबमिशन की होगी, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मेरा ख्याल है ऐसा। मैं ये बात नहीं हूं, मैं नहीं कर रहा, सिस्टम अच्छा है भाई। मैं नाज़बाज़ था, मैं आज से फाइलर नहीं हूं। मैं आपको बता दूं, मैं बिल्कुल होंगे 1984 से मैनुअल फाइलिंग कर रहे होंगे। 1984 से मैं फाइलर नहीं, वो मैं एक्चुअली पेचीदगी है, वो इन्होंने भी नोट कर ली। मैं भी आपको बता रहा हूं, मैनुअल फाइलिंग का निजाम होता है। आप बिजनेस मैनों से पूछे, ये तो खैर वो शहजाद भाई बात कर रहे हैं बेसिकली ये बिल्कुल सही बात है। और जो काशिफ साहब ने की वो भी बिल्कुल ठीक है कि हमारे जो टैक्स का निज़ाम है उसको आसान होना चाहिए। ठीक है, अब आप आसानी कैसे पैदा करेंगे? ऐसे ही करेंगे जैसे इन्होंने आपने नहीं जैसे शहजाद भाई ने बात की ना, ये बिल्कुल जायज़ बात कर रहे हैं, ऐसा होता है। तो फिर नासिर साहब कैसे आसानी, देखें आसानी ऐसे ही आनी है कि पूरे दुनिया के अंदर जो टैक्स का निज़ाम है वो कंप्यूटराइज सिस्टम के ऊपर है। उस कंप्यूटराइज सिस्टम के अंदर किसी ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, जहाँ पे ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, इंटरवेंशन हो जाएगी, आपका वहाँ पे करप्शन का मामला शुरू हो जाएगा। क्या पूरी दुनिया में, सिर्फ मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान में तो खैर बहुत ही वर्स्ट हालात है ना। यहाँ पे जो निज़ाम बनाया जाता है वो इस तरीके से बनाया जाता है कि आपने चल के आईटीओ के पास या उसके पास अफसर के पास जाना ही जाना है। आप भले जितना उसको कंप्यूटराइज सिस्टम के अंदर कर रहे हैं। और सबसे बड़ा मसला, मैं थोड़ा सा फेडरल की भी बात करूंगा इसके अंदर कि मैं जैसे कमर्शियल इंपोर्टर हूँ तो मुझे 3 जगहों पे रिटर्न्स देने हैं। एक मुझे सालाना इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाना है, एक मुझे हर महीने अपना सेल्स टैक्स रिटर्न जमा करवाना है, और उस हर महीने सेल्स टैक्स रिटर्न के साथ मुझे अपने विद होल्डिंग की रिटर्न भी जमा करवानी है जो कि निल है। उस विद होल्डिंग का जिक्र जो है वो सालाना रिटर्न में जा रहा है मेरे। आपको सिर्फ ग्रैब करने के लिए इन्होंने ये तमाम चीज़ें की हुई हैं, आपको परेशान करने के लिए, आपको उलझाने के लिए कि आप इन चीज़ों में उलझे रहो, अपना कारोबार ना करो, और बस इसी वजह से हम तरक्की नहीं कर पा रहे। बात तो बिल्कुल सही अली कि इसमें तो हम उलझे में और हर बार बैठ के बात करते हैं किस तरह टैक्स नेट में लोग आएंगे, नॉन फाइलर को फाइलर कैसे बनाएंगे, या फिर इसको आसान और सहल किस तरह बनाया जाए। एक बात और बात करेंगे, आज सिंध काबीना 8 खरब 69 अरब का बजट की मंजूरी दे रही है और अभी थोड़ी देर बाद इसकी स्पीच भी है। सवाल ये पैदा होता है, डेवलपमेंट की बात होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है। और आज ही की शायद खबर है, थोड़ा अगर मैं सही हूँ, जिसमें हम वज़ीर आला सिंध जो वो ऑरेंज लाइन कोई मंसूबा है उसका ऑरेंज बस कुछ है उसको इफ्तिताह करें। ये बस का इफ्तिताह करना या वो कुछ मंसूबों की अलग बात है। हर सड़क टूटी हुई है, हर जगह कचरे का ढेर है, बिल्कुल सही। पीने का साफ पानी की तो बात ही नहीं करें, पानी ही दे दें। क्या इस पे क्या बात करेंगे? देखिए 225 अरब रुपए इन्होंने अपना रखा है डेवलपमेंट का बजट। इससे पहले पिछले बजट्स के अंदर भी इसी तरह की एलोकेशन हुई, लेकिन बात वही है कि लग कहाँ रहा है पैसा। ठीक है ना, यहाँ पे लोगों के पास पीने का साफ़ पानी नहीं है। आप देख रहे हैं कि लोग इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर जो है वो अपने ट्रैक्टर्स और वो उठा के ले जाते हैं, बिल्डोजर्स, और वहाँ से कचरा उठा रहे हैं और ख़ुद कर रहे हैं ये काम। अपनी मदद आपके तहत ये हो काम हो रहा है। ये काम गवर्नमेंट के करने का है, जिसने पैसा आपसे लिया हुआ है और जिसने पैसा लगाना है, जो बजट के अंदर शो कर रहा है कि जी हम ये पैसा यहाँ डेवलपमेंट के ऊपर लगाएंगे। ये पॉश इलाके फुटपाथों पे फेंके हुए हैं। अब बात वही है कि
सीधी सी बात है कि इस शहर को तो ख़ास तौर पे किसी ने ओन किया नहीं आज तक, और मुझे ये वाकई ये बदकिस्मती है और ये डर भी है कि आइंदा भी आमदन जो हमें लग रहा है वो भी ऐसे ही लग रहा है कि कोई इसको ओन करने के हक में है ही नहीं। आप देखें इतना बड़ा अच्छा, बजट देने के बाद हुकूमतों का कोई इसमें खास कोई मैंने कोई जिक्र नहीं, कोई जिक्र हुकूमतों का पावर्स देना ही नहीं चाहते, तो एलिमिनेट कर दिया आप पावर्स देना ही नहीं चाहते, एलिमिनेट कर दिया। देखें पूरी दुनिया में डेवलप कंट्रीज़ में आप जहाँ भी चले जाएं वहाँ पे आप लोकल बॉडीज़ को, आप नीचे के लोगों को जब तक पावर नहीं देते वो कामयाबी नहीं मिलती उनको। डेवलपमेंट का काम होता है उन्हीं का, उसमें डेवलपमेंट का काम है ही उन्हीं का। MNA ने यहाँ इस्लामाबाद में बैठ के तो यहाँ कराची के अंदर उसने काम नहीं कर देना, या अपने किसी और हल्के में बैठ के उसने काम तो नहीं करना MNA ने। या MP है, अगर वो सिंध का MP है, इंटीरियर सिंध का, उसने कराची में आके कैसे काम कर देना। जो यहाँ कराची के MPs हैं उनके पास वो पावर्स नहीं है कि वो कहते हैं जी हमारे पास, वो पॉलिटिकल इशूज़ बन जाते हैं। तो एक सिस्टम को सही बनाना पड़ेगा ये तमाम चीज़ें ठीक करने के लिए। ये आपको पता है, एक गैलन पानी लेने के लिए लोगों को जाना पड़ रहा है, और एक वो तजलील नहीं है, बेचारे लोग परेशान हैं। स्कूल आमद, शोबा सेहत हो गया, शोबा तालीम, बेचारों का क्या हाल हो रहा है, वो तजलील नहीं। एक लेजिस्लेटर जो है उसको किसी ने कुछ ज़रई मशीनरी के मुतालिक कह दिया और गलत कहा, बिल्कुल गलत कहा। अगर वफाकी वजीर ने भी कहा गलत कहा, उसके ऊपर वावेला, तमाशा, ड्रामा, माफी, तलाफी। तो वो जो 3 माएँ लेटी हुई एक बेड के ऊपर, 3 माएँ लेटी हुई, इन्होंने उसकी तफसील जैसे बताई आपको वीडियो में, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया बड़ा एक्टिव है, चीज़ होने से पहले ही उसकी वीडियो बन के व्हाट्सएप पे आ जाती है। बिल्कुल, मतलब ये आजकल का मामला है। वो बेसिकली वो जो वीडियो फ्लोट की थी वो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की जो तबीयत ख़राब हुई उसके तनाजुर में की गई थी कि जी वो वहाँ पे इलाज करा रहे हैं और हमारे मुल्क के अंदर ये हाल है। मतलब तो पानी पीने का नहीं और है, ये बड़ी अच्छी इन्होंने बात की ये माते मोहम्मद वाली कि उसने वाकई ऐसा किया कि मैं अपने मुल्क के अंदर इलाज कराऊंगा, जी जी, ताकि जो इंस्टीट्यूशन है, जो हमारे इदारे हैं वो मजबूत हों। इस तरह की बहुत ये देखें, ये एक बहुत बड़ी मिसाल है नहीं, लेकिन उस मिसाल को देखकर कोई सीखे भी तो सही ना। ये बात वो सीखना नहीं चाहते ना हम लोग, बात हुई है ना जी। आप अपने पड़ोसी मुल्क को देखें, यही हालत होगी। अपने पड़ोसी मुल्क को देखें, हम लाख, मैं खुद बहुत बुरा कहता हूँ वहाँ भाई से। आप पता है उन्होंने सेहत के शोबे में तरक्की करके क्या किया है, उन्होंने इसको अपना रोजगार इस तरह से बना लिया है कि अब वहाँ पर हेल्थ टूरिज्म हो रही है। लोग अपना इलाज करवाने के लिए इंडिया आते हैं कि भाई यहाँ से इलाज करो। पाकिस्तानी भी जाते हैं, वैसे आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तानी भी इलाज के लिए इंडिया जाते हैं। तो आप अपने सेहत के निज़ाम को इस तरह से डेवलप कर लो, आपके पास इतना डॉक्टर है, और आपको पता है सालाना बुनियादों पर वो कोटे पे आने वाला डॉक्टर, वो सरकारी अस्पतालों में काम करने वाला डॉक्टर जब तैयार हो जाता है, रेडी हो जाता है, तो वो वेस्टर्न कंट्री में चला जाता है इमिग्रेशन लेके, और फिर वहाँ जाके पाकिस्तान के लिए पूरा दिन आंसू बहाता है, पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल देखता है, और मुशर्रफ या इमरान खान जाते हैं तो उनके $1000 का टिकट लेके उनके साथ खाना खाता है। मैं सिर्फ ये सवाल पूछता हूँ कि आप अपने शोबा सेहत को ठीक कर दें, क्योंकि आपका ये जो पर पॉपुलेशन के हिसाब से जो आपका डॉक्टर है, या आपका डॉक्टर कितना कम है आपके मुल्क के अंदर, शोबा सेहत तबाह हो रहा है। जामशोरों का डॉक्टर यहाँ बैठा हुआ है, लालकाने का डॉक्टर यहाँ बैठा हुआ है, सेहत क्या, एजुकेशन का, सबको ठीक है, लेकिन बात वही है कि आपने क्या इस्तेमाल करना है, ये तो आवाम के लिए ये वाले शोबे नहीं। लेकिन ये जो अस्पताल है ना वहाँ पर, जैसे अगर आप जाएं, अभी जितने ये जो जिले मैंने आपको बताए, जेकोबाद में आप चले जाएं, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में जाएं, डॉक्टर साहब कहाँ हैं? डॉक्टर साहब कराची में, डॉक्टर साहब की गाड़ी भी कराची में, और सड़कों पे घूम भी रही है, इनको पता है, गाड़ियों के नंबर प्लेटों से पता लग जाता है। शिकारपुर जाएं, बड़े बड़े ये जितने ज़िले हैं सिंध के, सिंध इतना बड़ा सूबा है, हमें तो पंजाब के मुनासबत से देखते हैं ना, वैसे सिंध बहुत बड़ा सूबा है। लाड़कानों का डॉक्टर है, वो यहाँ अपने अस्पताल के बजाय कराची में बैठा हुआ है, प्रैक्टिस भी कर रहा है, और उसने वो बनाया हुआ। देखो ना, ये जो सेहत के शोबे में जो असल खर्चे हो रहे हैं ये तनख्वाहों के हो रहे हैं, इनकी तनख्वाहें दे रहे हैं हम, और इनकी तनख्वाहें ये कि जिस ज़िले के कोटे के ऊपर यहाँ हैं। सर मैं आपको बताऊँ, मुझे बहुत सारे व्यूअर्स ने आज कहा था कि आपने ये बात डिस्कस ज़रूर करनी है, वो ये है कि आपको पता है कितने वज़ीर आज़म, कितने वज़रा आला आपके ज़िला जैकोबाद से निकले। आपको पता है जमाली साहब का घर भी जैकोबाद में, वो वज़ीर आला रहे हैं पहले, नसीराबाद से जीतते हैं। लेकिन घरों की तो बात नहीं करें, पाकिस्तान के जितने बड़े लोगों के हर शहर में घर होते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है, मेरे जहन में जो जवाब मैं जिसका चाहता हूँ, ये इलाही बख्श सुमरो साहब भी वहीं के, बड़े रिस्पेक्टेबल आदमी है, स्पीकर भी रहे, और मोहम्मद मियाँ सुमरो साहब भी वहीं के, और लातादाद लोग मैं आपको गिनवा दूँ जैकोबाद के, और आपका फाइनेंस मिनिस्टर भी साहब का, प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर भी जैकोबाद का रहा है।
सिंध का वजीर आला भी आपका जैकबाबाद का। इसका जवाब फिर क्या देंगे? मुझे बताया ना जैकबाबाद जिले के लिए क्या काम हुआ। अगर सिंध के बजट की बात कर रहे हैं तो जैकबाबाद जिले के मुतालिक मुझे बताया जाए कि वहाँ पे क्या खर्चात हो रहे हैं, वहाँ के अस्पताल के मुतालिक क्या काम किया जा रहा है। आज सुबह पढ़ रहा था कि तकरीबन 40,000 के करीब असामियाँ भी जो हैं वो नई जॉब्स वो ऑफर कर रहे हैं। उसमें उन्होंने लिखा है कि जी बकाया वो मेजॉरिटी जॉब्स जो होंगी वो पुलिस रिक्रूटमेंट्स होंगी। अब देखें हमारे पास तकरीबन 30-35 हज़ार के करीब पुलिस है यहाँ पे, और उसका जो मसला है उस 30-35 हज़ार असामी में से आप उठा के देख लें 15 से 20 हज़ार तो VIP प्रोटोकॉल के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। अब अगर आप ये 40 हज़ार में से 20 हज़ार या 15 हज़ार और भी ले लेते हैं तो उनका भी हाल वही कर देना है आपने। बात फिर वहीं आ जाती है कि आपका सिस्टम ठीक नहीं है। देखिए अब ये 40,000 की जो लोगों की बात कर रहे हैं, देखिए पाकिस्तान में लोगों को ये समझना चाहिए कि नौकरी हर एक को नहीं मिल सकती। इंटरप्रेन्योरशिप को गवर्नमेंट को हार्नेस करना चाहिए, लोगों को जो है नए कारोबार करने के लिए उनको मौके देने चाहिए, ऐसी कंडूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करनी चाहिए कि लोग छोटे छोटे कारोबार करें। इसलिए जॉब नहीं देते, ये तो पॉलिटिकल ब्राइब है। ये जो आप जो अनाउंस करते हैं ना, ये तो लोगों को भर्ती कर देते हैं, उसके बाद इंस्टीट्यूशन तबाह हो जाते हैं। स्टीम मिल आप देख लें, PIE आप देख लें, तबाह हो गए मतलब लोगों के बर्डन से। मतलब अनवर साहब आप बिल्कुल ये बात सही कर रहे हैं। बात यहाँ पर यही है कि टैक्स का निज़ाम हो या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, डेवलपमेंट की बात हो, बात वहीं पे आ जाती है कि किसी की विल होना बहुत ज़रूरी है। वो किसी की विल क्या, वो जो ऊपर लोग बैठे हैं उनकी विल होना बहुत ज़रूरी है। इस पर ही बात करते हैं मजीद, और ख़ासतौर से जो आज बजट आ रहा है सिंध का, इस पर बात होगी। लेकिन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। आप हमारे साथ रहिए।